अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बेस करता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पे। बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 2A, आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन समझने से पहले जो बेसिक बात पता होनी चाहिए वो है रेशो और रेट के बारे में। वाई आई एम सेइंग कि रेशो और रेट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज रेशो में आपने ये कहा कि इट इज़ अ कंपैरिजन, रेशो भी कंपैरिजन है। सिमिलरली जो आपका रेट है वो भी क्या है, कंपैरिजन। अब डिफरेंस क्या है फिर? रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड्स या बिटवीन टू सेम थिंग्स जो एक तरह की हो, जिनका यूनिट सेम हो। और रेट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स या टू डिफरेंट काइंड्स। अब रेशो और रेट के बारे में क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज रेशो में हम या रेट के अंदर दो चीज़ों को कंपेयर करते थे। कंपैरिजन ये था कि आपने अगर कोई एक चीज़ बाय की है तो उसका रेट कितना होगा, परसेंटेज की फॉर्म में हमने उसको देखा, रेशो की फॉर्म में देखा, हम उसे कैसे डिवाइड में लिख सकते थे। वो चीज़ यहाँ कैसे अप्लाई होती है? एक्सरसाइज 2A या जो दोनों का टॉपिक है डायरेक्ट या इनवर्स का, उसमें ये चीज़ कैसे रिलेट होती है कि जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, लेट्स सपोज आई एम कंपेयरिंग डेज एंड वर्कर्स। अब ये बहुत रियल लाइफ एक एप्लीकेशन है कि आपने कोई काम करना है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है। वो कंस्ट्रक्शन आपने 15 डेज में कंप्लीट करनी थी पहले, और आपके पास वर्कर्स थे 10। अब ड्यू टू सम इमरजेंसी आपको ये 15 डेज के बजाय ये काम कितने दिनों में करना है, 7 डेज में। दिन आपने कम कर दिए। तो ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा? आपका माइंडसेट क्या बताता है? क्या रहे हैं हम? कंपैरिजन। किन दो चीज़ों के दरमियान? डेज और वर्कर्स के दरमियान हम कंपेयर कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हों तो आपका रिलेशन बनता है चीज़ों का। ये बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बात क्या कर दी, रेशो और रेट यानी कंपैरिजन करने की। अगर 15 डेज में हम काम कर रहे थे और वर्कर्स हमारे 10 थे, अगर हमें किसी वजह से कोई भी इमरजेंसी है, कुछ भी कैसी रीज़न हो सकती है कि हमें काम जल्दी कंप्लीट करना है, दिन हमारे कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो एक चीज़ जो है वो डिक्रीज हुई, मतलब यहाँ पे कमी आ रही है, ये डिक्रीज हो रहा है, और ये आपका इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के लिए मैं ये वाला एरो यूज़ करूंगा, अगर कहीं फर्दर मैंने एरो यूज़ किया, ऑल उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और यहाँ डिक्रीज मतलब एरो डाउनवर्ड, मतलब कि कोई चीज़ कम हो रही है। तो डेज कम हो रहे हैं, नंबर्स आपके वर्कर्स के जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये एक रिलेशन बन गया ना आपस में। तो क्या होगा अगर एक चीज़ इंक्रीज करे, एक चीज़ डिक्रीज करे, या बिल्कुल इसके ऑपोजिट चाहे, मतलब कोई भी आप बात कर सकते हैं जिसमें दोनों बातें आपकी इंक्रीज कर सकती हैं। वो भी एक रिलेशन बन सकता है दो चीज़ों के दरमियान। लेट सपोज मैं बात करता हूँ कि आपने बुक्स बाय की, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट इन डॉलर्स। पहले आप ये कहें कि आपके पास 10 बुक्स आपने बाय की, लेट सपोज उनकी अमाउंट बनती है $500। अब आपने नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो 10 के बजाय 25 कर दी, 25 बुक्स आपने और बाय कर ली, वो आपको पसंद आ गई, 25 बुक्स ले रहे हैं। तो कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर ये आपका इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स अपवर्ड एरो है कि 10 से 25 एरो आपका इंक्रीज, ये शो करता है कि इंक्रीज है। यहाँ पे ये नहीं देखना कि 10 ऊपर है 25 नीचे है, वो इंक्रीज या डिक्रीज के लिहाज से एरो होता है। डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से इसको समझाते हैं, जैसे भी आपको बात समझ आ सके। तो यहाँ भी क्या होगा, अगर 10 बुक्स की कॉस्ट ये है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट इंक्रीज करेगी। यहाँ वो कॉस्ट जो भी आएगी हम उसको फिलहाल एक्स कह लेते हैं, हमें फाइंड तो नहीं कर रहे क्वेश्चन को, जस्ट समझाना मकसद था कि आप अगर रियल लाइफ एप्लीकेशंस में देखें तो आपके पास दो तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं कि वन समथिंग इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस, जैसे नंबर ऑफ बुक्स है या कॉस्ट है। और दूसरी एग्जांपल क्या थी कि व्हेन समथिंग इंक्रीजेस, अगर एक चीज बढ़ रही है, द अदर थिंग डिक्रीजेस, तो वो कौन सा रिलेशन है? अब याद रखें, यही मैं इसको बात को अगर कंप्लीट करूं, इसी चीज को इसी एग्जांपल को लेके चलते हुए, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर पहले बात कर रहा हूं मैं, इट इज अ रिलेशनशिप। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बेसिकली कहते हैं रिलेशनशिप को। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स ये दो चीजों के दरमियान एक रिलेशनशिप है, सच दैट, इस तरह से रिलेशनशिप है, व्हेन वन थिंग इंक्रीजेस स्लैश, यहीं पे लिख लें, डिक्रीजेस द अदर
ऑल्सो इंक्रीजेज स्लैश डिक्रीजेज। यहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि मैंने पैटर्न सेम रखा है, यहाँ पहले इंक्रीज है तो यहाँ भी इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज तो यहाँ भी डिक्रीज, दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले आपके पास नंबर ऑफ बुक्स जो थी वो 10 थी, अब मैंने 5 करी तो डिक्रीज आया ना, कम हुई बुक्स। अमाउंट पहले थी $500, अब कितनी हो जाएगी $250। बड़ा सिंपल सा केस है, आपने बुक्स हाफ कर दी तो आपका रेट भी हाफ हो जाएगा, तो ये भी डिक्रीज हुआ। तो अगर एक चीज़ डिक्रीज कर रही है उसके साथ दूसरी चीज़ भी डिक्रीज करती है तो ये कौन सा रिलेशन होगा? दिस इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ भी कम हो। अब ये दो चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ मैंने नंबर ऑफ बुक्स को कॉस्ट को कह दिया, कभी हम डिफरेंट एग्जांपल्स अपनी देखते हैं रियल लाइफ में, वो डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है। ये आपको बताना शुरू में मकसद है कि आपको डेफिनेशन पता हो, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में या वैसे को पूछता है आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं लेट द टू क्वांटिटीज जिनको हम कंपेयर करें, जो दो चीज़ें हैं, बी एक्स एंड वाई। जैसे हम मैथ्स में अक्सर करते हैं, जब चीज़ों के बारे में ना, तो हम लेट कर लिया करते हैं। अब हम एक जनरल बात बनाते हैं, जनरल फार्मूला बनाते हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें कि दो चीज़ें हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। अब जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसे फ़ौरन से किस फॉर्म में ले जाएंगे? एक्स और वाई में। बुक्स को एक्स कह लिया, डेज को वाई कह लिया, वर्कर्स को एक्स कह लिया, दूसरी चीज़ को वाई, मतलब जो भी दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं, आपने हर क्वेश्चन में से दो चीज़ें वो फाइंड करनी है, क्या कंपेयर हो रहा है, एक को एक्स कहें दूसरे को वाई कहें। ये पहली बात हो गई। अब अगर एक्स और वाई दो क्वांटिटीज़ हैं और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में, तो इसको लिखते हुए क्या लिखते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कहेंगे कि ये दो चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो एक सिंबल यूज़ होता है, एक्स लिखें, यानी जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये जो बीच में मैंने सिंबल ड्रॉ किया है ये बेसिकली सिंबल है प्रोपोर्शनल का। याद रखें, डायरेक्ट या इनवर्स का कोई अलग साइन नहीं होता, साइन तो एक सेम ही है। सिर्फ होगा क्या कि अगर एक्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके सामने लिखा जाएगा ऐसे, अगर इसकी ऑपोजिट बात है, इन्वर्स की बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल दो ये 2b की बात है, मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन अगर वो लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे, एक्स साइन यही रहेगा। अब इसको 1/y कह लेंगे, तो रीड करते हुए हम कहेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और जब इसके सामने लिखा हो तो हम कहेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि साइन जो है ये डायरेक्ट या इनवर्स का नहीं होता, बल्कि साइन प्रोपोर्शनल का होता है। डायरेक्ट या इनवर्स जो आगे जो साथ लिखी हुई टर्म्स होती हैं वो बताती हैं हमें कि अगर डिवीजन में है, यानी यहाँ पे ये न्यूमिनेटर है और यहाँ डिनोमिनेटर है, ऑपोजिट केस है, तो ये इनवर्स है, और अगर सेम सेम आमने सामने लिखे हो तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब याद रखें नेक्स्ट बार कि ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसी को अगर मैं रेज ना करूं तो इससे आप एक बात लिख सकते हैं कि इसको हम कहेंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये भी वर्ड एक आपको पता होना चाहिए कि इस साइन को हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये साइन तो आपने यूज नहीं करना, इसको आप क्या करेंगे? इक्वल में चेंज करेंगे। तो याद रखें, जब भी दो चीजें आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, आपने प्रोपोर्शन को चेंज करके इक्वल में लाया तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ये के जो है इट इज अ कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये हमेशा होगा। हायर लेवल पे जाएं आप, क्लास 9 10 जब तक आप पढ़ते रहें, फिजिक्स केमिस्ट्री, जब भी दो चीज़ें आपस में रिलेशन बनाती हैं, चाहे वो डायरेक्ट बनवाएं चाहे इनवर्स, उनका जो भी रिलेशन है, जब भी वो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से इक्वालिटी में चेंज होंगी तो साथ में कोई कांस्टेंट आएगा, इट इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड, इसे कहते हैं क्या, ये पता होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कौन सा है? जो प्रोपोर्शनैलिटी के हटाने से आया, तो दैट इज नॉन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये हर फॉर्मूले में, हर जगह, न्यूटन, फोर्स, जो भी आप हाई लेवल की बातें करें, जहाँ भी ये चीज़ें आएंगी, साइन आएगा, जब भी वो चेंज होगा इक्वल में, एक साथ में कांस्टेंट आएगा। अब ये के क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेट सपोज मैं इसको फिर रेज कर लेता हूँ, जैसे बातें बता इसलिए रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में ही आपको बातें सारी पता होनी चाहिए, और के की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब अगर ये वाई यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां से क्या हो जाएगा? डिवाइड, दैट मीन एक्स बाय वाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो याद रखें, जब भी आपको कभी के की वैल्यू निकालनी हो, ऑल दो आपके क्वेश्चंस में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, आपको एक्सरसाइज में ये बातें नहीं लिखी हुई बुक में, इससे पहले एक्सरसाइज से पहले थ्योरी नहीं है, लेकिन ये थ्योरी पता होना जरूरी है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में पूछी भी जा सकती है और आपको पता होनी चाहिए, और यही चीज़ आगे फर्दर कंटिन्यू भी होती है। आपको जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ, मैं लिखवाता हूँ अभी यहाँ पे वो कैसे बनता है, लेकिन वो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसकी वजह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक वो फॉर्मूला बनता है कहाँ से वो पता होना चाहिए। लेट्स सपोज अभी मैं बुक्स की बात कर रहा था या उन चीज़ों की बात कर रहा था, तो अगर
जो पहली मैंने बुक्स लिखी हुई थी या पहली जो मैंने आपके पास डेज लिखे हुए थे उन्हें मैं x1 और y1 कह देता हूँ। जैसे डेज थे ना, यहाँ पे डेज थे और यहाँ पे वर्कर्स थे। अब आपके पास पहली दफ़ा तो आपके पास शायद मैंने कहा था कि 10 डेज हैं और 15 वर्कर्स हैं। अगर मैं मिस करूँ तो मैं दोबारा एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। 10 डेज 15 वर्कर्स। अगर मैं डेज को 7 कर रहा हूँ तो मुझे वर्कर्स जो हैं ये भी चेंज करने पड़ेंगे। मुझे पता नहीं है कितने, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये 4 चीज़ें हो गई। तो अगर मैं पहली बात करूँ, जो पहले डेज थे तो वो x1 था, उस टाइम जो वर्कर्स थे वो y1 था। ठीक है, इसको अब यहाँ साथ में x1 y1 लिख लेंगे, x1 y1 लिख लेंगे। अब अगर मैं दूसरी बात करूँ, ये भी तो वापस वही चीज़ है ना आपस में। ऑल दो ये एग्जाम्पल जो है ये इन्वर्स की है, आप इसको अगर चेंज करके सिर्फ यहाँ से बुक्स और कॉस्ट को लिख लें ताकि आपको एग्जैक्ट वही बात नज़र आए जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ बुक्स की बात हो रही है, यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है। पहले 10 बुक्स थी तो $15 कर लें या 1500 कर लें। अब हमने उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है 7 की, तो ये डिक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए फार्मूला ये अप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर पहली बात हमने 10 के लिहाज से की तो ये बनता है फार्मूला। दोबारा अगर हम 7 के लिहाज से बात करें तो ये सेम यही चीज़ लिखी जाएगी, लेकिन अब क्या होगा कि x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2। x2 मतलब सेकंड जो वैल्यू है, अगेन इक्वल का साइन आएगा, k आएगा, y2 आएगा, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा। x2 बाई y2, सॉरी इसको आप y2 लिखें, इज इक्वल टू k। तो मतलब जो 4 चीज़ें हैं उनका जब रिलेशन बनेगा तो वो इसी फॉर्मूले से बनता हुआ आता है। आपको क्या लिखा नजर आता है कि x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2 बिकॉज बोथ इक्वल्स टू k, यानी यहाँ दोनों k के इक्वल थे और हम दोनों k की वैल्यू नहीं जानते, तो हम इनको और इनको आपस में इक्वल कह देते हैं। मतलब दिस इज इक्वल टू k, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू k। तो दैट मीन्स ये और ये भी तो आपस में इक्वल हुए ना फिर तो, कि अगर a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है तो a और b भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो उस सेंस में ये फार्मूला बनता है। ये बेसिक बात पता होनी चाहिए फार्मूला बना कैसे है। अब जब आपको ये बात समझ आ जाती है फार्मूले के लिहाज से, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप याद रखें, एक ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये याद होगा क्वेश्चन को सॉल्व। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें और आपको ये सेंस समझ आ जाए, और ये सारी बात समझने की है कि आपने क्वेश्चन को रीड किया, आपको आपके माइंड ने क्लिक किया कि ये चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बिकॉज एक चीज़ के इंक्रीज से दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है। ये समझने से आपको समझ आती है। क्वेश्चन अगर आपको मिक्सअप आते हैं तो डायरेक्ट और इनवर्स को खुद आपने अलग करना है। आपने चीज़ को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है या बढ़ रही है। तो अगर दोनों चीज़ें सेम ही हुआ, मतलब बढ़ने से बढ़ रही हुई, तो वो डायरेक्ट है, और अगर ऑपोजिट हुआ तो वो इन्वर्स है। अब फार्मूला क्या है फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन? एक बात याद रखें जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं फार्मूला लिखते हुए, ये क्वेश्चन क्योंकि समझ आ जाती है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, फार्मूला वो सही नहीं लगाते, उससे उनका आंसर गलत आ जाता है। फार्मूला ये है कि x1 बाय y1 अगर आप लिख रहे हैं तो इक्वल के उस तरफ भी x2 बाय y2, यहाँ y मतलब x बाय y था तो फर्स्ट टर्म थी, यहाँ भी x2 बाय y2 है, ऑपोजिट नहीं कर सकते, y2 ऊपर नहीं जा सकता, वो जाएगा तो इन्वर्स का फार्मूला बन जाएगा जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी बात को लिखते हुए ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं x1 बाय x2 कर लूँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे वहां क्या करना पड़ेगा, y1 बाय y2, मतलब सेम सेम बात, डायरेक्ट बात हो रही है ना, तो सेम बात होगी यहाँ पे। अगर यहाँ x1 आया है तो यहाँ सामने y1 होगा, यहाँ डिवाइड में x2 है तो यहाँ y2 होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप x को रिलेट कर रहे हैं और यहाँ 1 बाय 1 था तो यहाँ 2 बाय 2 है, ऑपोजिट नहीं कर सकते। यहाँ x की वैल्यू न्यूमिनेटर में है, y डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ ये नहीं करना कि y2 को ऊपर ले जाएं x2 को नीचे ले आएं। वो अगर करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा इन्वर्स का और पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत, और उसके क्या आंसर जो हैं वो सही नहीं आएंगे। ऑल दो आप कहेंगे हमें बात समझ आ चुकी है, हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हम सही सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सही है, लेकिन अगर आपने फार्मूला अप्लाई करने में मिस्टेक कर दी, जो बेसिक बात है, तो आपकी सारी मिस्टेक वहाँ मतलब वहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन और आगे उसको सॉल्व नहीं। तो ये बेसिक बात याद रखें, इस चीज़ को अप्लाई करना आपको आना चाहिए कि सेम लिखा होना चाहिए। अगर x बाय वाई है तो यहाँ भी x बाय वाई होना चाहिए, और यहाँ अगर आप फर्स्ट और फर्स्ट टर्म करें तो सेकंड और सेकंड होनी चाहिए। इसका आपने रेशो चेंज नहीं करनी, इसको लिखते हुए ये रेशो है बेसिकली, हम इसलिए मैंने शुरू में रेशो की बात की थी कि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज रेशो। आगे अगर फर्दर मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ तो उसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसी एग्जांपल्स हमें दी गई हैं, कैसे हम उन्हें लेट करेंगे एक्स और वाई के इक्वल, तो वहाँ आपको ज़रा मजीद इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आ जाएगी। मूव करते हैं एक्सरसाइज 2A की तरफ। एक्सरसाइज 2A, 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। आइडेंटिकल मीन्स सेम, कि अगर हमारे पास 108 सेम बुक्स हों तो उनका मैस है 30 kg। फाइंड द मैस ऑफ 150 सच बुक्स। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कि आप मैस फाइंड करें 150 अगर आपकी बुक्स हों, 108 थी, आपने बुक्स को इंक्रीज कर दिया है। मुझे बताएं, अगर आपके पास अभी एग्जांपल है, माइंड में स्केच बनाएं, आपके पास 2 बुक्स हैं, आप उन्हें उठाते हैं तो आपको उनका मैस फील होता है ना, कि वो कितना उनका मतलब मैस है, आपको वो वेट फील होता है उनका उठाते हुए। सिमिलरली अगर आप 2 के बजाय 4 बुक्स कर लें, अब क्या होगा, मैथ्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, आपने बुक्स बढ़ाई, मैथ्स भी इंक्रीज किया, तो किसका क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब क्वेश्चन के जब सोल्यूशन में आएंगे तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्व
द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। किन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं हम, बुक्स को और मैथ्स को। लेट दी बुक्स बी एक्स एंड मैथ्स बी वाई। आप बुक्स को x कह लें और मैथ्स को y कह लें। अब क्या होगा, पहली बुक यानी x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे इस तरह वैल्यू को इस फॉर्म में लिख लें। x1 की आपके पास वैल्यू है 108। देन आपके पास मैथ्स जो है जिसको आप y1 कह रहे हैं उसकी वैल्यू आपके पास है 30 kg। x2 जो सेकंड आपके पास बुक्स हैं वो हैं 150। अब y2 आपके लिए क्या है, अननोन, वो आपको नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, सो फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। वैल्यूज पुट करना शुरू करें, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसको। x1 की वैल्यू क्या है 108 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है 150, ये सामने लिखी हुई है आपके, इक्वल टू y1 जो मैथ था वो था 30 kg डिवाइड बाय y2 अननोन है तो उसको y2 ही लिख लेंगे, उसकी वैल्यू तो है नहीं हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, y2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 150 आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप कैन बी रिटन एज 108 मल्टीप्लाई बाय y2 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 30 और साथ में kg। अब किस चीज़ को फाइंड करना है आपको, y2 को। बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं मैथ्स के जो आप इससे पहले करते रहे हैं, क्लास 6 में भी आपने की है, 7 में भी आप इससे पहले देख चुके हैं। अब y2 को फाइंड करना है, जिस चीज़ को हम फाइंड करते हैं उसके साथ जो टर्म लिखी होती है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहाँ की क्या हो जाती है, डिवाइड। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज y2 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 108 और साथ में kg। अब आप चाहें तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है कि 150 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 30 divided by 108, this will give you 41.66 और राउंड ऑफ करके 67। अब आपने राउंड ऑफ करना भी चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी सीखा हुआ है तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करना कोई मुश्किल नहीं है। और y2 क्या था आपका, मैथ था, तो y2 हमेशा किस में आएगा, आंसर kg में आएगा। सो दिस इम्प्लॉयज y2 इज इक्वल टू 41.67 kg। ये आपका आंसर आ गया कि आपने क्या किया, जस्ट सिंपल आपने जो क्वेश्चन था उसमें जिन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं उनमें से एक को x एक को y कह लिया। आपने वैल्यूज लिखी, पहली बुक्स 108 थी, दूसरी बुक्स 150 थी, फिर आपका पहला मैथ्स 30 था, सेकंड मैथ्स आपको फाइंड करना था, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपके पास सोल्यूशन है। तो अगेन बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप क्वेश्चन को लेके चल सकें और आपको बेसिक पता हो फॉर्मूला अप्लाई करने की, उन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन दोबारा सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हुए हमें जस्ट क्या करना है, वही सेम, लेट दी मैथ्स बुक बी एक्स एंड मैथ्स बी वाई, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है, मैथ्स पता है, दैट मीन फर्स्ट बुक्स अब आपके पास हैं 108, x2 सेकंड नंबर ऑफ बुक्स कितनी है अब आपको फाइंड करनी है, सेकंड क्वेश्चन में आ गए ना तो ये क्वेश्चन मार्क है। y1 आपको पहला मैथ्स जो गिवन था वो था 30 kg और अब जो आपको y2 सेकंड गिवन है वो है 20 kg। नेक्स्ट स्टेप अगेन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो x1 बाय y1 इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पे आपके लिए आसानी अगर एक और करूँ कि मैं x1 बाय x2 फार्मूला यूज़ करता हूँ, जो मैंने पीछे आपको बताया कि दोनों फार्मूला यूज़ हो सकते हैं। यहाँ अगर 1/2 तो यहाँ भी 1/2 सेम पैटर्न के साथ वैल्यूज पुट करें। x1 की वैल्यू 108, x2 की वैल्यू नहीं पता, अननोन, x2 एज इट इज़, y1 की जगह 30 kg डिवाइडेड बाय y2 की जगह 20 kg। अब ये kg और kg आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम यूनिट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 जाके 108 से मल्टीप्लाई हुआ और x2 आके 30 से, दैट मीन्स 108 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू x2 जाके मल्टीप्लाई हुआ 30 के साथ। अब x2 की वैल्यू चाहिए, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिखा जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 30, दिस इज इक्वल टू x2। इस तरफ लिखें या उस तरफ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको पता होना चाहिए आप इस लेवल पे आगे कि इस तरफ या उस तरफ लिखने से आपके राइट या लेफ्ट पे कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू आपने x2 की निकालनी थी। कैलकुलेटर अगेन आपको अलाउड है, बेसिक कटिंग भी हो सकती है लेकिन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 108 मल्टीप्लाई बाय 20 divided by 30, this will give you 72। 72 नंबर ऑफ बुक्स आपके पास होंगी अगर आपका मैथ्स 20 kg आ जाता है।
तो 72 नंबर ऑफ बुक्स हैं और साथ में x2 लिख लें एंड दैट इज़ योर आंसर। यही आपको फाइंड करना था। लास्ट में आप एक लाइन चाहें तो लिख सकते हैं कि आपने, क्योंकि x2 तो खुद लेट किया था ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन तो नहीं था कि आपको x2 की वैल्यू निकालनी है। आपने किसको x2 कहा था? x आपने कहा था नंबर ऑफ बुक्स को, और पूछी भी आपसे नंबर ऑफ बुक्स गई थी। सो लास्ट में लिखें 72 नंबर ऑफ बुक्स आर देयर। कि अगर आपका मैथ्स 20 kg हो जाता है तो आपके पास कितनी बुक्स आएंगी? 72। कम हो गई। देखें 30 kg मैथ्स था तो 108 बुक्स थी। मैथ्स कम हुआ, 30 से 20 पे आया तो बुक्स भी क्या हुई? 108 से 72 पे आ गई, कम हो गई। दैट इज किसका केस है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज डिक्रीज तो दूसरी चीज भी डिक्रीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2. In a bookstore, 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ही आप क्वेश्चन में आए आपको दो बातें समझ आ गई हैं कि आप किसको कंपेयर कर रहे हैं, बुक्स को और लेंथ को। मतलब आपने अगर एक शेल्फ है आपके पास, उसमें आप बुक्स रख रहे हैं, अगेन आइडेंटिकल बुक्स हैं, सेम बुक्स है, बिकॉज देखें अगर डिफरेंट बुक्स होंगी तो उनकी वजह से डिफरेंस आएगा लेंथ के अंदर उनको शेल्फ में रखने का। तो सेम बुक है इसलिए उनका कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आइडेंटिकल बुक्स ना रखें तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व ना कर सकते। डिफरेंट बुक्स का मैथ्स डिफरेंट होता है, डिफरेंट बुक्स की लेंथ डिफरेंट होती है, इसलिए उसने आइडेंटिकल का वर्ड लाजमी यूज़ किया। ये आप भी क्वेश्चन पे फोकस किया करें कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है। 60 आइडेंटिकल बुक्स, तो आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एक आप बुक्स को कंपेयर कर रहे हैं और एक आप लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। जिन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं उनको लिख लें और साथ ही साथ मेंशन कर लें कि लेट दी बुक्स बी x एंड लेंथ बी y। अब जब दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं तो आपके पास वैल्यूज़ भी आएंगी। लेट सपोज पहली वैल्यू x1 जो है, पहले कितनी बुक्स हैं आपके पास? 60। सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है हमने। अब हमारे पास कितनी बुक्स हो गई हैं? 50। पहले आपके पास y1 यानी पहले लेंथ थी आपके पास 1.5 मीटर। अब आपको y2 फाइंड करना है कि अब लेंथ कितनी होगी। तो सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1, यानी ये सोल्यूशन का पार्ट ये ऊपर लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ आप इसको यहाँ पे लिख लें कि हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। जो भी y अप्लाई करें उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहले आप वैल्यू लिखें x1 की, दैट इज 60, y1 की वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय y2 एज इट इज बिकॉज अननोन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाएगा? ये जो मैंने एरो डाला हुआ एरो ये इसलिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप है, आप इसको नीचे लिखेंगे। मेरे पास स्पेस ऑब्वियसली ऐसी है कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। 60 मल्टीप्लाई बाय y2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? y2 की। ये 60 वहाँ पे जाना चाहिए ताकि आपका y2 सिंगल आउट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज y2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 60। अब आप कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 60, 1.25। और किसको फाइंड कर रहे थे आप? लेंथ को। तो ऑब्वियसली ये जो आपका आंसर आया है y2 इट इज़ 1.25 मीटर, ये वो लेंथ है जो आपको फाइंड करनी थी। अगेन लास्ट में आप वो चाहें तो लाइन लिख सकते हैं कि ये वो लेंथ थी जो हम फाइंड कर रहे थे। द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स इज 1.25 मीटर। वो आप एक लाइन में उस बात को मेंशन कर सकते हैं। अब अगर मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगूं तो मुझे जस्ट क्या करना है, इसी चीज़ को चेंज करते हुए अब यहाँ पे x1 x2 y1 y2 चेंज होने जा रहा है। अब अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ x1 पहले आपके पास थी, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होने लगा 60 बुक्स। x2 अब आपके पास नंबर ऑफ बुक्स अननोन है, अब x2 अननोन हो गया। y1 आपके पास पहले जो लेंथ थी वो थी 1.5 मीटर, और अब जो आपके पास y2 है वो कौन सी है? 80 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फौरन आपके माइंड में आया होगा सर ने ऊपर बात की है 1.5 मीटर, नीचे बात कर रहे हैं सेंटीमीटर। ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी, बिकॉज मैंने शुरू में क्या बात की? रेशो और रेट की, यूनिट का सेम होना वो बात। तो अब आप इसको पहले सेम कर लें, 1.5 और 80 सेंटीमीटर जो है उसमें आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा। चाहे तो 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, बिकॉज हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं एज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन अगर ऐसा है, हमें पता है इस बात का, तो 1.5 मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर चला जाएगा किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर। यानी 1.5 सिंपल लिख रहा हूँ, 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 150। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100
विल गिव यू 150 150 और साथ में आपके आ जाएगा सेंटीमीटर। अब यूनिट सेम हो गए। अब y1 की जगह हम लिख सकते हैं ना 150 सेंटीमीटर और y2 भी सेंटीमीटर में। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला लगाएं, x1 बाय x2 इज इक्वल टू y1 बाय y2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगेन पहले तो वैल्यूज पुट कर लें। x1 की जगह 60, x2 आपका अननोन है, y1 की जगह 150 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 80 सेंटीमीटर। और ये मैंने क्यों किया था, बिकॉज यहाँ सेम यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये ज़रूरी है, अगर होता मीटर बाय सेंटीमीटर तो कभी कैंसिल ना होता। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज आपको x2 की वैल्यू चाहिए। दिस इम्प्लाइज 60 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय 150। नेक्स्ट में 150 को यहाँ पे ले आए। दिस इम्प्लाइज 60 मल्टीप्लाई बाय 80 बाय 150 इज इक्वल टू x2। कैलकुलेटर अगेन आपको अलाउड है। कटिंग सिंपल आनी चाहिए, लेकिन फिर भी जस्ट टू मेक श्योर कैलकुलेटर आपको यूज़ करना आता हो। ये बॉय स्टूडेंट लिखते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करना नहीं आता, तो दैट मीन्स इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। x2 इज इक्वल टू 32। दिस इम्प्लाइज 30 इज इक्वल टू x2, और यही आपको नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी थी। सो 32 नंबर ऑफ बुक्स वर देयर, कि उस शेल्फ के अंदर 32 बुक्स हमने रखी हुई थी। अगर हमारी लेंथ जो है वो कितनी हो, 80 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप जिन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है, एक तो मैथ है 10 kg ऑफ टी लीव्स। यहाँ पे टी लीव्स भी अक्सर स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप मैथ है ना, आप वेट कर रहे हैं 10 kg की बात कर रहे हैं तो मैथ्स को लिखें आप, और साथ में कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप सिंपल इसको मेंशन कर लें कि लेट दी, जिन दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हैं, मैथ्स भी x एंड कॉस्ट भी y। एक चीज़ को x कह लें, एक को y कह लें। x1 पहले कितना आपका मैथ्स था, 10 kg। अगेन x2 कितना था, जब x1 10 था उस टाइम कॉस्ट कितनी थी, ये लिखा हुआ है कि फाइंड करनी है 10 kg की। 3 kg जब टी लीव्स थे, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने 10 kg पहले लिख दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू पहले गिवन थी, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। 10 kg ऑफ टी लीव्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यह बताया गया है कि जब 3 kg ऑफ लीव्स थे उस वक्त आपकी कॉस्ट थी $18, ये पहले लिखा है मैंने। x2 अगर आपका अब 10 kg हो तो बताएं y2 कितना होगा। चलें, अगर मैंने लिख दिया तो मैं आपको बता देता हूँ वो बात भी, कि अगर मैंने y2 को पहले लिख दिया था x2, तो फिर मेरा मतलब ये अगर मैंने लिखा था yx1 की जगह तो y1 मेरा अननोन होगा। बस ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर मैं 10 kg को पहले लिख रहा हूँ तो फिर मेरा y1 मुझे पता नहीं है कि 10 kg की उसकी प्राइस कितनी है, उस सेंस में बस मिस्टेक नहीं करी, तब इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉर्मूला आपको पता है, x1 बाय x2 इज इक्वल टू y1 बाय y2। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू लिखना शुरू कर दें। x1 की वैल्यू है 3 kg, x2 की वैल्यू है 10 kg। इधर कॉस्ट है आपके पास $18 और यहाँ पे आपको y2 अननोन है। कटिंग हो सकती है, kg से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, y2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा। दिस कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई y2, दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई $18। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये y2, बिकॉज ये 3 क्या हो जाएगा वहाँ जाके डिवाइड, दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई $18 डिवाइडेड बाय 3। कटिंग हो रही है तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 3 1s are 3 6s are, दिस मीन्स 10 6s are 60। तो y2 इज इक्वल टू $60। कि अगर आपके 3 kg लीव्स $18 के थे तो 10 kg लीव्स कितने के होंगे, $60 के, और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, देख लगता है कि ए के जी ऑफ शुगर व्हेन बी के जी ऑफ शुगर कॉज डॉलर सी, ये सिंपल वही क्वेश्चन है, सारी बातें वही हैं, जस्ट अब आपको नंबर की फॉर्म के बजाय अब आपको जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल की फॉर्म में। बी पार्ट, अगेन लेट दी मैथ्स बी एक्स एंड कॉस्ट बी वाई। पहले आपका जो एक अननोन है ए के जी ऑफ शुगर की आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी इसकी फाइंड करनी है। पहले शुरू में लिखा है उसने फाइंड ए के जी ऑफ शुगर व्हेन बी के जी की प्राइस कितनी, $C। x1 अगर आपके पास b kg होता, अब हमें नहीं पता b की वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसकी आपका वेरिएबल बनेगा। आप फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं एक तरह से, x1 इज इक्वल टू b kg। वी डोंट नो कि b की वैल्यू क्या है, लेकिन इस वक्त जब इसकी ये इतने मैथ था इसका, इस वक्त इसकी प्राइस थी $C। अब कहता है x2 आप बताएं, मतलब x2 आपके पास सॉरी है a kg।
अब अगर आपके पास जो उसने पहले ऊपर भी किया था बिल्कुल सेम वही केस है, सिर्फ वहाँ नंबर है और यहाँ वेरिएबल है। अब अगर आपके पास 1 kg ऑफ लीव्स है, यानी मैथ चेंज कर दिया, बताएं उससे उसकी कॉस्ट पे क्या फर्क आएगा। बस कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। अगेन फार्मूला आपको पता है सिंपल, x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। वैल्यूज पुट करें, फार्मूलाज में कभी वो वाला यूज कर रहा हूँ कभी दूसरा, ताकि आपको किसी में कन्फ्यूजन ना हो। x1 b kg डिवाइडेड बाय y1 दैट इज $c is equal to x2 a kg by y2 which is unknown। अब यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज b kg मल्टीप्लाई बाय y2। अब यहाँ पे ये kg जो है ये उसका सिंबल यूनिट है, ठीक है, इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि b kg ये क्या लिखा हुआ है। आप चाहें तो ज़रा इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए डिफरेंट कलर यूज़ कर लें, थोड़ा छोटा लिख लें इसको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज इक्वल टू, एक तो डॉलर के साथ c है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a, और साथ में मैं स्मॉल सा kg लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y2। y2 वो कॉस्ट है ना, तो ये b के जो यहाँ लिखा था वहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट मीन्स $c जो कि कॉस्ट थी, ये मल्टीप्लाई, अब थोड़ा मैं स्पेस दे लिखूँ ताकि आपको समझ आए, a और साथ में उसका सिंबल यूनिट kg, और ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ से गया था b जो कि उसकी प्राइस थी और साथ में kg उसका यूनिट सॉरी वेट था। ये kg और kg आपस में कैंसिल हो गए। दैट मीन्स y2 इज इक्वल टू $c मल्टीप्लाई बाय ए बाय बी। अब ये वो फॉर्मूला था जो आपको फाइंड करना था, यहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन गिवन ही वेरिएबल के अंदर है ना, तो वेरिएबल की वैल्यू तो नहीं आ सकती, ना आपको ए पता है ना बी ना सी। हाँ एक बात है, अगर आपको पता चल जाए कि ए बी और सी की वैल्यू क्या है तो आप उसको नंबर के में बता सकते हैं कि अगर इतने, जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन 1 में बताया कि 10 kg ऑफ टी लीव्स की कॉस्ट क्या आती है, अगर आपको 3 kg ऑफ लीव्स की वैल्यू पता हो। सो ये क्वेश्चन है, वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़रा फोकस करके आपने समझना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 5/9 of a piece of metal has a mass of 7 kg। What is the mass of 2/7 of the piece of metal? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में एक स्केच बनाएं कि ये एक मेटल का पीस है कोई, ठीक है। अब ये कंप्लीट एक मेटल का पीस है। फर्स्ट हमने क्या किया, हमने इसका 5/9 पार्ट, 5/9 आप इसको लिख सकते हैं, वैसे तो 5/9 से भी आइडिया हो रहा है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5/9 0.56, मतलब इसका ऑलमोस्ट हाफ पार्ट जो है, थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने हाफ से, इसको अगेन अगर ड्रॉ कर लें ऑलमोस्ट इतना, ये हमने पहला जो है अपना वो एक पीस ऑफ मेटल लिया, ये है 0.56, या इसको लिख सकते हैं 5/9। इस पूरे मेटल पीस का इतना सा एक पीस टुकड़ा हमने लिया। अब कहता है एक और आपने पीस ऑफ मेटल किया 2/7, उसी को मजीद आप फर्दर डिवाइड कर लें, मतलब अब जो पीस है वो 0.28, इसका भी हाफ बन जाता है ऑलमोस्ट यहाँ तक, ये आपका बनता है 2/7। कहता है एक पीस ऑफ मेटल था, उसके आपने 2 पीसेस करके ऐसे कंपेयर किए। अब इससे अगली बात आपको समझ आती है, अब चाहे इसको इस पॉइंट की फॉर्म में लिखें, मतलब ये आपका बन रहा है 0.28, इसको यहीं पे इसके आगे मेंशन कर लें, दैट इज 0.28 या राउंड ऑफ करके 0.29, और ये बन रहा था 0.56, मतलब ये उसका हाफ है पूरे मेटल पीस का, और ये उसका अगेन हाफ है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक मेटल पीस के 2 पार्ट्स किए जाएं, टुकड़े किए जाएं, उन्हें कंपेयर किया जाए, तो पहले का मैथ 7 kg आता है, बताएं जब मजीद फर्दर कम कर दिया तो मैथ क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम ही होगा उसका। अब दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं, लेट द पीस ऑफ मेटल जो कंपेयर कर रहे हैं हम बी एक्स एंड मैस बी वाई, जिन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं उन्हें एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल x1 पहले कितना पीस है 5/9, इसी फॉर्म में लिख लें, ज़रूरत नहीं है आप उसको, या चाहें तो आप उसे कन्वर्ट करके लिख लें, उससे भी आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं लेट सपोज उसको 0.56 आपके सामने के लिए लिख देता हूँ। ये पहला आपका पीस ऑफ मेटल है। नेक्स्ट आपका पीस ऑफ मेटल है 2/7 जो कि बनता है 0.29। जब पहला पीस ऑफ मेटल था इस वक्त आपका जो मैथ था वो था 7 kg। कहता है बताएं y2 सेकंड पीस ऑफ मेटल क्या होगा, तो बड़ा आसान है। सो क्वेश्चन है, मतलब आपके पास जो फार्मूला है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, इस फॉर्म में लिख लें इसको।
अब फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करना शुरू करें। दैट कैन बी रिटन एज, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x1 की जगह क्या आएगा 0.56 डिवाइडेड बाय y1 की जगह क्या आएगा 7 kg इज इक्वल टू x2 की जगह 0.29 डिवाइड बाय y2, क्योंकि अननोन है। अब ये y2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 0.56 मल्टीप्लाई बाय y2 इज इक्वल टू 7 kg मल्टीप्लाई बाय 0.29। अब y2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो दैट मीन्स ये 0.56 वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 kg मल्टीप्लाई 0.29 बाय 0.56। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर पे इसकी कटिंग करें। 7 मल्टीप्लाई 0.29, जो आंसर आया इसको डिवाइड कर दें 0.56, 3.625। ये आपके पास y2 का आंसर हो गया 3.625। और ये क्या फाइंड कर रहे थे हम बेसिकली, मैस, तो ये किस में होगा kg में। तो सिंपल है, जस्ट क्वेश्चन की सेंस को समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास पहले एक पीस ऑफ मेटल का एक बड़ा टुकड़ा था, मतलब आपने पूरा मेटल पीस नहीं लिया बल्कि उसका पार्ट पार्ट लिए, पहले आपने 5/9 मतलब छोटा सा पीस लिया उसका, फिर आपने उस पीस को फर्दर छोटा कर दिया, तो बताएं मैथ पे क्या इफेक्ट आएगा उसका। तो हमने देखा कि ये अगेन क्वेश्चन किस चीज़ का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, यानी इस तरह उसमें चेंज आता है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 4 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5. If z is directly proportional to x and z is equal to 12 when x is equal to 3, find the value of x when z is equal to 18. अब यहाँ आपको क्वेश्चन को एक्स वाई की फॉर्म में लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वेरिएबल की फॉर्म में है। वो तब था जब दो चीज़ें कंपेयर हो रही थी, तो अपनी आसानी के लिए हमने कंपेयर किया था। यहाँ तो सोल्यूशन में आ जाएं, दो बातें आपस में, z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, एज लिख लेते हैं z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन आप सिंपल वैल्यू पुट कर लेंगे फार्मूले में, x1 बाय z1, y1 की जगह z लिख रहा हूँ, x2 बाय z2। अब वैल्यू पुट करें, पहले x की वैल्यू कितनी थी, जब z की वैल्यू 12 है तब x की वैल्यू 3 है। यानी अगर वैल्यू की फॉर्म में आप लिखना चाहें x1 और x2 की फॉर्म में, तो जब x की वैल्यू पहली वैल्यू 3 है उस टाइम z की पहली वैल्यू क्या है 12। अगेन अब अगर x2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो z2 आपको गिवन है, दैट इज 18। तो बस अगेन वही क्वेश्चन है, जैसा आपको वेरिएबल चेंज कर दिया गया, x1 की जगह उसकी वैल्यू 3, z1 की जगह उसकी वैल्यू 12, दिस इज इक्वल टू x2 दैट इज अननाउन, तो वही लिखा जाएगा, z2 की वैल्यू 18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनफैक्ट यहाँ क्रॉस की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अननोन जो फाइंड करना है वो ऑलरेडी न्यूमिरेटर है, तो जस्ट 18 को वहाँ ले जाएं आप। तो दिस कैन बी रिटन एज 18 मल्टीप्लाई 3/12 इज इक्वल टू x2। याद रखें जब आपका अननोन इस फॉर्म में आ जाए तो वो नहीं करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तब करनी होती है जब आपका अननोन डिनोमिनेटर में आए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी एक आ गया हमारे पास जनरली खुद ही सॉल्व करते हुए, जिसमें आपने ये बात भी साथ समझ ली कि अगर न्यूमिनेटर यहाँ पे हो तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा ईजी है, 3 1s are 3 4s are, मतलब आपके पास आ गया 18/4। 18/4 सॉल्व करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप अगर मैं लिख लूँ 18/4 इज इक्वल टू x2। ऑल दो 2 से कटिंग भी होती है सिंप्लीफाई, लेकिन आपको इतना लेंथ की ज़रूरत नहीं है। 18/4 डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4.5 विच इज़ इक्वल टू x2। और यही आपको वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे तो कोई चीज़ भी नहीं है कि उसको आप लास्ट में मेंशन करें कि हम बुक्स को फाइंड करे थे, कुछ भी क्वेश्चन था इसी सेंस में, तो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, अगेन वेरिएबल की फॉर्म में तो ज़रूरत नहीं है x और y में जाने में, चाहे तो जा सकते हैं, a को x कह लें b को y, लेकिन ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी वेरिएबल है। एज a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, सॉरी b, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, देन आपका जो फॉर्मूला x1/y1 था उसको आप a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 कर लें। अब देखें आपको वैल्यूज किस किस की गिवन है, a1 पहली वैल्यू a की क्या थी 18, उस वक्त b की वैल्यू क्या थी पहली 3, दोबारा आपको a2 की वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है a की वो है 24, उस वक्त b2 की वैल्यू यानी सेकंड b की वैल्यू अननोन है हमारे पास, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करें, a1 की जगह 18, b1 की जगह 3, a2 की जगह 24, b2 अननोन है एज इट इज।
अब देखिए क्या आ रहा है आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है वेरिएबल, तो इसको यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अभी भी यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 3 1 3 6 18, फिर जाके b2 मल्टीप्लाई हो जाए, वो आपकी अपनी चॉइस पे। 18 मल्टीप्लाई बाय b2, मतलब डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं ना सॉल्व करने के, जो भी आपको इजी लगता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं b2। अब ये 18 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स जो आपका अननोन है दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 18। नेक्स्ट स्टेप, जस्ट आप कैलकुलेटर पे इसको मेंशन करें, 3 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 18 विल गिव यू 4। और यही आपका आंसर भी था जो कि आपको चाहिए था। तो जो b की वैल्यू सेकंड आपको चाहिए वो 4 है। अब यहाँ क्वांटिटी नहीं है कि आप उसको मेंशन कर सकें। ये था क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आई होप आपको शायद समझ आ चुकी होगी, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट आपको बेसिक पता होनी चाहिए डायरेक्ट प्रपोर्शन की। क्वेश्चन देख के आपको ये आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें वहाँ मेंशन कर लें कि एज वी कैन see that the question is of direct proportion, as we can see when we increase something the other will increase। ये लिख सकते हैं आप जब क्वेश्चन को लिखें कि फार्मूला ये यूज़ क्यों कर रहे हैं हम। ये लास्ट में इस बात को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये बात पता हो कि जो चीज़ फार्मूला हमने लिखी वो क्वेश्चन की सेंस को समझते हुए लिखी कि एज वी कैन सी व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ बुक्स the length will increase, so it is a question of direct proportion, we can apply the formula। या आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन की बेस को समझ के, उसकी बात को समझ के। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में इसीलिए सॉल्व करवाएं कि आपको जब होमवर्क करते हुए या क्वेश्चन करते हुए कभी भी कोई डिफिकल्टी ना हो। स्टिल कोई ऐसी कन्फ्यूजन, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।